हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लॉ विथ रोनित। दोस्तों आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साथियों आप सभी को पता है कि बिहार जुडिशरी का एग्जामिनेशन बहुत ही जल्द होने वाला है। उसी को ध्यान में रखते हुए साथियों मैंने वन लाइनर आप लोगों के लिए सॉल्व कराया जो कि हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड था। जो भी वन लाइनर हो सकता था साथियों हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड, उन सभी वन लाइनर्स को मैंने सॉल्व करा दिया। साथ साथ साथियों आज हम आप लोगों के लिए एमसीक्यू लेकर के आ रहा हूं जो कि हिंदू मैरिज एक्ट से ही है, और जो भी एमसीक्यू हो सकते हैं उन सभी एमसीक्यू को आज यहां पे हम सॉल्व कराने वाले हैं। साथियों आप यहां पर देख सकते हैं ये बुक है जो कि लॉ सक्सेस पब्लिकेशन का है, और साथ ही साथ विधि भारती पब्लिकेशन के कोलैबोरेशन के साथ ये बुक पब्लिश किया जाता है। और इसी बुक का वन लाइनर मैंने आप लोगों के लिए सॉल्व कराया था। और साथियों इस बुक के अंतर्गत जो भी इससे रिलेटेड एमसीक्यू आ रहे हैं, जो भी हमारे लिए वन लाइनर एमसीक्यू बन रहे हैं, जो भी एमसीक्यू हमारे एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है, उन सभी एमसीक्यू को हम यहाँ पे सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। साथियों ये पार्ट फर्स्ट है हमारा एमसीक्यू का। जितना भी एमसीक्यू इसमें आ सकता है उन सभी एमसीक्यू क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसको कि हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट साबित होता है। तो साथियों बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अगर आपको लगता है साथियों कि इस एमसीक्यू का बुक आपके पास होना चाहिए तो आप इस बुक को भी आप परचेस कर सकते हैं। आपको ये बुक मार्केट में भी अवेलेबल है, साथ साथ आप ऑनलाइन भी इस बुक को खरीद सकते हैं। जैसे फ्लिपकार्ट पे आप खरीद सकते हैं, अमेज़ॉन पे खरीद सकते हैं, बाकी और भी प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन जहां से आप इस बुक को देख सकते हैं और परचेस भी कर सकते हैं। साथियों बिना देर किए हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पहला हमारे पास एमसीक्यू आ रहा है साथियों, इसमें मैंने हिंदी का भी पीडीएफ लिया है, साथ साथ मैंने इंग्लिश का भी पीडीएफ लिया है। दोनों के पीडीएफ के साथ साथ हम काम करेंगे। जो क्वेश्चन हमारे हिंदी में है वही सेम क्वेश्चन हमारे इंग्लिश में भी होंगे। तो जिस लैंग्वेज में आप प्रीफर करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप प्रीफर करके उस लैंग्वेज को आप देख सकते हैं। या फिर अगर आपका रिकमेंडेशन जैसा कमेंट बॉक्स में आता है कि हिंदी का अलग एमसीक्यू करा दिया जाए और इंग्लिश का अलग एमसीक्यू करा दिया जाए, तो मैं उस चीज़ को भी एग्री करूंगा। जैसा आप वैल्यूएबल कमेंट्स देंगे उसी वैल्यूएबल कमेंट्स के अकॉर्डिंग मैं इनको बाइफरकेट कर दूंगा। हिंदी का अलग पीडीएफ बना करके लेके आऊँगा, हिंदी का अलग एमसीक्यू सॉल्व करा दूंगा और इंग्लिश का अलग करा दूंगा। साथियों यहाँ पे जो भी हमारे पास एमसीक्यू आ रहे हैं उन सभी एमसीक्यू को हम यहाँ पे एनालिसिस करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो भी एमसीक्यू हैं ये इनिशियल स्टेज से लेकर के हमारे पास 400 एमसीक्यू हैं पूरे हिंदू मैरिज एक्ट से रिलेटेड। अगर आप 400 एमसीक्यू कर ले रहे हैं जिसमें हर एक लॉ से रिलेटेड है, मीन्स कि हिंदू मैरिज एक्ट के हर एक टॉपिक से रिलेटेड यहाँ पे एमसीक्यू है 400 एमसीक्यू। अगर उन 400 एमसीक्यू को आप कर ले रहे हैं तो कहीं से भी बाहर से आपका क्वेश्चन आने के चांसेस नहीं रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदू शब्द घोषित करता है कि व्यक्ति क्या होना चाहिए साथियों? तो व्यक्ति पहला क्या होना चाहिए? हिंदू धर्म को मानता हो। जो भी व्यक्ति होना चाहिए वो क्या मानना चाहिए? वो हिंदू धर्म को मानता है। सेकंड कर है बौद्ध, जैन या सिख धर्म को मानता हो, उसको हम लोग हिंदू मानेंगे। थर्ड कर है जो मुसलमान, ईसाई, पारसी या यहूदी धर्म का नहीं मानता हो उसको हम क्या मानेंगे? उसको हम हिंदू मानेंगे। कर है उपर्युक्त प्रतिपदाओं के संबंध में कौन सा सही कहा गया, इसके अंतर्गत कौन सा सही है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर डी मार्क किया गया। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये सभी की सभी बातें सही हैं। किसके रिलेवेंट में, किसके सपोर्ट में? तो सर हिंदू के सपोर्ट में ये तीनों बातें सही कही जा रही हैं कि हिंदू क्या होना चाहिए? वो धर्म को मानता हो, वो हिंदू धर्म को ही मानता हो, इसीलिए उसको हम लोग हिंदू कह सकते हैं। आगे देखिए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है प्राचीन हिंदू विधि में निम्नलिखित में से कौन विवाह अनुमोदित है? जो प्राचीन हिंदू मैरिज एक्ट था उसके अंतर्गत कौन से विवाह को अनुमोदन किया गया है? तो साथियों आप देख सकते हैं यहाँ पे असुर विवाह है। इस विवाह को क्या किया गया है? यहाँ पे अनुमोदित किया गया था। और ये क्वेश्चन कहाँ पूछा गया है? आप ये भी देखते हुए चलेंगे कि ये यूजीसी का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जिस जगह पे जो भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस क्वेश्चन के बारे में यहाँ पे एनालिसिस कर दिया गया है, लिख दिया गया है, जो कि आप इससे कि आपको पता चल सके कि हाँ आप क्वेश्चन का वेटेज क्या है, आपको खुद भी अंदाजा लगे। थर्ड क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं प्राचीन हिंदू विवाह में निम्नलिखित में से कौन सा विवाह अनुमोदित है? तो प्राचीन की हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पे भी असुर के ही बारे में दे रहा है और ये भी हमारा यूजीसी का ही क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चन सेम हो गया है, सेकंड और थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, मिताक्षरा टिप्पणी आधारित है। जो मिताक्षरा टिप्पणी आधारित है ये किस चीज़ पे आधारित है साथियों? तो ये जो
याकलव्य स्मृति पर ये आधारित है। जो याकलव्य स्मृति बनाया गया था उसी याकलव्य स्मृति पर ये हमारा आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 के अंतर्गत कह रहा है कि मिताक्षरा स्कूल के सिद्धांत पूरे भारतवर्ष में लागू होते हैं, केवल कहाँ पर छोड़ करके, तो साथियों आसाम और बंगाल को छोड़ करके पूरे भारतवर्ष में ये क्या होते हैं, लागू होते हैं। कौन से स्कूल की हम बात करते हैं, तो मिताक्षरा स्कूल के सिद्धांत के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। और आप देख सकते हैं ये बिहार एपीओ का ये क्वेश्चन भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि दयाभाग स्कूल यह मानता है कि एक परिवार की संयुक्त संपत्ति से युक्त होती है। क्या युक्त होती है साथियों, तो यह एक गलत है। यह एक गलत कथन के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि हाँ ये एक गलत है। ये कब पूछा गया था, तो ये एआईबी के क्वेश्चन के अंतर्गत इसको पूछा गया था। कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, दयाभाग के प्रवर्तक लेखक थे। दयाभाग के प्रवर्तक किसको माना जाता है साथियों, तो जो जी मूतवाहन साहब थे, इन्हीं जी मूतवाहन साहब को दयाभाग का प्रवर्तक माना जाता है, फादर माना जाता है, प्रोपाउंडर माना जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है दयाभाग प्राधिकृत है। किस चीज़ के लिए प्राधिकृत है, तो जी मूतवाहन के द्वारा इसको क्या किया गया है, इसको प्राधिकृत किया गया है। किसको, तो दयाभाग जो है उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं साथियों, ये वन लाइनर टाइप का ही एमसीक्यू है जो कि मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ आप लोगों के लिए, क्योंकि अब आप लोगों के पास टाइम भी थोड़ा कम ही बचा है, इसीलिए थोड़ा सा मैं स्पीड रख रहा हूँ और इन चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने वन लाइनर में आपको ये सारी चीज़ें दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध कृषि मिताक्षरा के लेखक हैं, तो कौन है, तो जो विज्ञानेश्वर हैं, इन्हीं विज्ञानेश्वर साहब के द्वारा किया गया। इसका आंसर नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जी मूतवाहन अपनी इस कृति के लिए जाने जाते हैं। किस कृति के लिए जाने जाते हैं साथियों, तो दयाभाग नामक कृति जी मूतवाहन साहब के द्वारा लिखा गया था और इसी कृति के लिए वो जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो कह रहा है हिंदू विधि है। जो हिंदू विधि होता है साथियों क्या होता है, ये एक वैयक्तिक विधि होता है। जो भी हिंदू विधि होता है ये एक प्रकार का वैयक्तिक विधि होता है। क्वेश्चन नंबर 12 में हम देखते हैं हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत क्या हैं, तो साथियों हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत आप सभी को पता है, श्रुति है, स्मृति है, फिर से सार है, संग्रह है, टीकाएँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, विधायन है, लेजिस्लेशन है। इन सभी चीज़ों को हम क्या मानते हैं, इन सभी को हिंदू विधि के प्राचीन स्रोत के अंतर्गत रखते हैं और इन्हीं को प्राचीन स्रोत कहते हैं। अब यहाँ पर आप इंग्लिश में भी एमसीक्यू को देख सकते हैं साथियों, जो हिंदी में मैंने बताया वही सेम यहाँ पे एमसीक्यू मैं इंग्लिश में भी आपके लिए लेकर के आया हूँ। अब इंग्लिश के भी एमसीक्यू को आप देख लीजिए साथियों, इसी तरह से दोनों लोगों का चलता रहेगा। जो इंग्लिश में देखना चाहे वो इंग्लिश में देख ले, जो हिंदी में देखना चाहे वो हिंदी में देख ले, और एमसीक्यू के लिए कोई इस प्रकार का स्पेशल बाइफर्केशन भी नहीं होना चाहिए कि एमसीक्यू है हिंदी में देखे चाहे इंग्लिश में। अब यहाँ पे क्वेश्चन को आप ऑब्जर्व करिए। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पे हिस्टोरिकल एंड सोर्सेस ऑफ हिंदू लॉ की हम बात करेंगे। कह रहा है हिंदू लॉ क्या होता है साथियों, तो हिंदू लॉ जो होता है ये पर्सनल लॉ के अंतर्गत आता है। मुस्लिम लॉ जो होता है ये एक पर्सनल लॉ के अंतर्गत आता है और ये बिहार जुडिशरी में पूछा भी गया था। सेकंड क्वेश्चन कर रहा है, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑल एस्पेक्ट्स रिलेटिंग टू द फैमिली लॉ आर इन ये किसके अंतर्गत आता है, तो साथियों ये कंकरेंट लिस्ट होता है और कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत आता है। आपको पता है कि हमारे पास 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कंकरेंट लिस्ट है। तो ये जो हमारा फैमिली लॉ होता है ये कंकरेंट लिस्ट का मामला होता है और ये कंकरेंट लिस्ट के अंतर्गत ही फॉलो होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फाउंडर ऑफ हिंदू लॉ, किसको फाउंडर माना जाता है, तो ये जो याकलव्य स्मृति है इसी याकलव्य स्मृति के अंतर्गत इसको माना जाता है फाउंडर ऑफ हिंदू लॉ में। क्वेश्चन नंबर 4 की हम बात करते हैं, द प्रिंसिपल ऑफ मिताक्षरा स्कूल अप्लाई टू द होल ऑफ इंडिया एक्सेप्ट, किसको एक्सेप्ट करके किया जा सकता है साथियों, तो एक्सेप्ट बोथ ए एंड बी को एक्सेप्ट किया जा सकता है। ए मीन्स बंगाल को और महाराष्ट्र को एक्सेप्ट करके इसको क्या किया जा सकता है, लागू किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, अ पर्सन कैन बिकम हिंदू, ए पर्सन को कब हिंदू माना जा सकता है, तो साथियों बाई बोथ ए एंड बी, बाई कन्वर्जन के द्वारा और बाई रिकन्वर्जन के द्वारा भी उस व्यक्ति को क्या माना जा सकता है, हिंदू माना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिताक्षरा इज अ कमेंट्री ऑन, मिताक्षरा किस प्रकार की कमेंट्री होती है, तो ये याकलव्य स्मृति की एक प्रकार की कमेंट्री बुक होती है और इसी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है दयाभाग इज ऑथोराइज्ड बाय, दयाभाग किसके द्वारा ऑथोराइज्ड किया गया है, तो 7 का जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये 7 होगा और ये जी मूतवाहन के द्वारा इसको क्या किया गया है, ऑथोराइज्ड मान्यता प्रदान किया गया है। आप देख सकते हैं बिहार एपीओ में पूछा भी गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, द दयाभाग स्कूल ऑफ हिंदू लॉ फंडामेंटली डिफर्ड फ्रॉम मिताक्षरा स्कूल ऑफ लॉ इन द मैटर ऑफ, किस मैटर में इसको अलग किया गया है साथियों? तो इनहेरिटेंस एंड पार्टीशन के मैटर में इसको क्या किया गया है? अलग किया गया है। किसको? तो जो दयाभाग स्कूल है इसको अलग किया गया दया मिताक्षरा स्कूल के मैटर में। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, हु एमॉन्ग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक मिताक्षरा, मिताक्षरा फेमस बुक के राइटर ऑथर किसको माना जाता है? तो साथियों ये जो विज्ञानेश्वर साहब हैं, इसी विज्ञानेश्वर साहब को क्या माना जाता है? ऑथर माना जाता है मिताक्षरा बुक के। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, जी मुतवाहन इज नोन फॉर हिज वर्क, किस वर्क के लिए जी मुतवाहन को माना जाता है? तो साथियों दयाभाग के लिए उनको माना जाता है, इसके लिए ऑथर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द ऑथर ऑफ दयाभाग वास, जो ऑथर होते हैं दयाभाग के उनका क्या नाम है? तो इनका नाम जो है जी मुतवाहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, अंडर मिताक्षरा स्कूल को पार्सनरीज इंटरेस्टेड डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा ये डेवलप्ड होते हैं? तो साथियों ये होते हैं जो सर्वाइवरशिप होता है उसी सर्वाइवरशिप के द्वारा इनको डेवलप्ड किया जाता है। तो साथियों आप लोगों ने यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में आप लोगों ने वॉच कर लिया क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हिंदू विधि का प्राचीन स्रोत नहीं है? तो साथियों पूर्व निर्णय जो होता है ये प्राचीन स्रोत के अंतर्गत नहीं माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 की हम बात करते हैं, कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दीजिए। अब सूची के अंतर्गत कौन कौन से चीज़ पूछे जा रहे हैं, कैसे इसको कोट किया जाएगा? तो साथियों इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो डी वाला इसका करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। कर रहा है यजुर्वेद के अंतर्गत क्या आता है? अनुष्ठान आता है। अगर हम बात करते हैं साथियों यजुर्वेद की यजुर्वेद के अंतर्गत अनुष्ठान आता है। अगर हम सामवेद की बात करते हैं तो सामवेद के अंतर्गत नृत्य आता है। अगर हम अथर्ववेद की बात करते हैं साथियों, अथर्ववेद के अंतर्गत जादू मंत्र और झाड़ फूक आता है। और अगर हम ऋग्वेद की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत प्रकृति की शक्तियों की प्रशंसा इसके अंतर्गत आती हैं और इन्हीं सभी चीज़ों को माना जाता है। आपने यहाँ पे इसको एनालिसिस कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 की हम बात करते हैं। 15 में कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चूज करिए। इसका भी जो करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा साथियों ये डी वाला ही करेक्ट आंसर मार्क किया जाएगा। तो जो फर्स्ट स्मृति जो होता है, स्मृति का मतलब होता है जो श्रवण किया जाए, मीन्स कि जिसको श्रवण किया जा सकता है, जिसको याद रखा जा सकता है। श्रुति का मतलब क्या होता है साथियों? श्रुति का मतलब होता है जिसको सुना गया हो, इसको जो याद किया गया हो, जो सुना गया हो। स्मृति का मतलब साथियों अगर नेक्स्ट हम दयाभाग की बात करते हैं तो दयाभाग का मतलब होता है जी मुतवाहन, दयाभाग का मतलब होता है जी मुतवाहन। और हम फोर्थ मिताक्षरा की अगर बात करते हैं तो मिताक्षरा का मतलब होता है विज्ञानेश्वर। ये सभी शाखाओं के बारे में बात कर रहा है। तो आप इस प्रकार से भी आप इसको कोरिलेट करके सूची 1 और सूची 2 को भी आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से भी आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की। कह रहा है जब एक हिंदू पुरुष और एक हिंदू महिला विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत अपने विवाह की संविदा करते हैं तो हिंदू वैयक्तिक विधि जो उनका हिंदू पर्सनल लॉ होता है, आगे देखिए आगे क्या कर रहा है, हिंदू पर्सनल विधि किस पे ऊपर लागू होता है? ऐसे विवाहों पर लागू होती है। जो विवाह होता है इसी के ऊपर ऐसे पर्सनल लॉस को क्या किया जाता है? अप्लाई किया जाता है, लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, हिंदू कानून का आधुनिक स्रोत क्या है? जो हिंदू कानून होता है इसका आधुनिक स्रोत किसको माना गया है? तो साथियों जो इसका आधुनिक स्रोत माना गया है वो श्रुति को इसका आधुनिक स्रोत माना गया। क्वेश्चन नंबर 18 की हम बात करते हैं दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि जब यह सुस्थापित है कि हिंदू विधि में किसी संदर्भ में किसी नियम के न होने पर न्यायालय के पास अधिकार है कि वह मामले का न्याय, साम्य और सद्विवेक के सिद्धांत पर निर्णय करे। तो इसका क्या मतलब होता है? गुरुनाथ बनाम कमला बाई इस केस का मामला है और इसी केस के मामले के बारे में ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। हिंदू विधि के अंतर्गत विवाह एक है, विवाह को क्या माना गया है? विवाह को एक संस्कार माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि हिंदू विवाह यथोचित विवाह कर्मकांड द्वारा और
सम्यक रूप से संपादित और अनुष्ठापित किया जाना चाहिए, निश्चित किया गया था। कहाँ पे किया गया था? भाऊराव शंकर लोखंडे बनाम महाराष्ट्र राज्य के मामले में इस वाद को लाया गया था और संस्थित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत हिंदू में निहित है, हिंदू के अंतर्गत क्या क्या आते हैं साथियों? तो बौद्ध आते हैं, सिख आते हैं और जैन आते हैं, उपर्युक्त सभी आते हैं। और ये उत्तराखंड 2011 के भी क्वेश्चन में पूछा गया था। और मैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये उत्तराखंड 2023 के भी एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश की बात करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है द हिंदू कोड वॉज ड्राफ्टेड बाय। तो ये हिंदू कोड जो है ये किसके द्वारा ड्राफ्टेड किया गया था साथियों? तो ये ड्राफ्टेड किया गया था राव कमेटी एंड वाज रेफर्ड टू द सेलेक्टेड कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इन 1948 के द्वारा इनको आगे बढ़ाया गया था। आगे क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में कि हिंदू लॉ इज़ नॉट एप्लीकेबल इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस, किस केसेस में इसको एप्लीकेबल नहीं किया गया है? तो डी इसका करेक्ट आंसर होगा। मेंबर्स ऑफ द शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी विद इन क्लॉज 25 ऑफ द आर्टिकल 336 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत, और ये बिहार एपीओ का एक क्वेश्चन भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। कह रहा है हु इज़ द हिंदू एमंग फॉलोइंग, किसको हिंदू माना जाता है इन सभी के अंतर्गत? तो 15 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी होगा, ऑल ऑफ द एबो। अ लेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ सिख मेल एंड जैन फीमेल्स की बात कर रहा है। सेकंड की बात कर रहा है एन इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ सिख मेल एंड जैन फीमेल की बात कर रहा है। थर्ड कर रहा है एन इलेजिटिमेट चाइल्ड ऑफ हिंदू मेल एंड पारसी फीमेल एंड हु वाज ब्रॉट अप एज अ हिंदू के रूप में, जिसका उदय हुआ हो, जिसका विकास हुआ हो, इन सभी को क्या माना जाता है? इन सभी को हिंदू माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। द लीगल स्टेटस ऑफ महंत ऑफ मठ इज़, जो लीगल स्टेटस होता है महंत का, उसको हम लोग क्या मानते हैं? तो उसको एज ए ट्रस्टी के रूप में हम लोग मानते हैं, यही मानते हैं कि वो जो महंत साहब हैं ये क्या है? ये ट्रस्टी हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है द एंशिएंट सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ इज़, किसको माना जाता है एंशिएंट सोर्सेज? तो साथियों ऑल ऑफ द एबव को एंशिएंट सोर्स माना जाता है। श्रुति को, स्मृति को, डाइजेस्ट को, कमेंट्स को, कस्टम्स को, इन सभी को क्या माना जाता है? इन सभी को एंशिएंट सोर्स माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। विच आउट ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ, किसको नहीं माना जाता है मॉडर्न सोर्सेज? तो जो कस्टम होता है इसको मॉडर्न सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के अंतर्गत नहीं कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 की हम बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू मनु which of the following sources from which knowledge conditions Hindu law is to be derived, तो किसके द्वारा किया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये स्मृति के द्वारा किया जा रहा था और उसी स्मृति की बात कर रहा है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू मैरिज एक्ट 1955 से रिलेटेड ओरिजिनल क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी तक तो इसको किस तरह से फाउंड किया गया है, क्या क्या फाउंड किया गया है, कौन कौन स्कूल्स थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। अब साथियों बेसिकली हम यहाँ पे बात करेंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट से कौन कौन से क्वेश्चन बन रहा है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे बन रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 के अंतर्गत देखिए, अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज, मैरिज क्या माना जाता है हिंदू लॉ में? तो सेक्रामेंट माना जाता है। और यही कहा जाता है मुस्लिम लॉ के अंतर्गत, तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। किसके अंतर्गत साथियों? तो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। और किसके द्वारा कहा गया है? तो जस्टिस महमूद साहब के द्वारा कहा गया है कि मुस्लिम लॉ इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट और हिंदू लॉ इज़ अ सेक्रामेंट। क्वेश्चन नंबर 21 की बात करते हैं। द प्रोसीजरल लॉ ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 इस क्या होता है साथियों? तो ये क्या होता है? ये कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर होता है। ये कोड क्या होता है? एक सिविल प्रोसीजर कोड के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 22 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अप्लाइज टू, किसके ऊपर ये अप्लाइज होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला करेक्ट आंसर होगा। हिंदू डोमिसाइल इन इंडिया एंड आर लिविंग इन इंडिया, और हिंदूज में डोमिसाइल इन इंडिया बट हु आर लिविंग आउटसाइड इंडिया की बात कर रहा है। तो 22 का इसका करेक्ट आंसर साथियों सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 से रिलेटेड यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 कब प्रवृत्त हुआ था? तो साथियों आप सभी को पता है कि 18 मई 1955 को ये प्रवृत्त हुआ था और मैंने अपने वन लाइनर क्वेश्चन में इन सभी क्वेश्चंस को मैंने डील किया है। क्वेश्चन नंबर 23 की हम बात करते हैं। हिंदू विवाह संबंधी विधि को संहिताबद्ध किया गया, किसके अंतर्गत किया गया साथियों? तो ये हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत इसको संहिताबद्ध कोडिफाई किया गया। क्वेश्चन नंबर 24 की हम बात करते हैं। 24 में कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 निम्नलिखित में से किस पर लागू नहीं है? तो किसके ऊपर लागू नहीं होता है? तो ये अनुसूचित जनजाति जब तक कि केंद्र सरकार द्वारा
द्वारा अन्यथा निर्देशित न दिया गया हो तब तक ये इस पर लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता है। कहाँ पर लागू नहीं होता है? तो किसी अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर, आदिवासी एवं गैर आदिवासियों के ऊपर लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 26 की हम बात करते हैं साथियों, तो कह रहा है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 लागू नहीं होता है। किसके ऊपर लागू नहीं होता है? तो साथियों तो अनुसूचित जो जनजाति होते हैं उनके ऊपर हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो पारसी को सम्मिलित नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 में प्रतिसिद्ध नातेदारी के डिक्रियों को निम्नलिखित उपबंधों के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। तो कहाँ परिभाषित किया गया है? तो धारा 3 सब क्लॉज जी के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है और ये उत्तराखंड जुडिशरी के अंतर्गत 2023 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया था। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। सपिंड संबंध को हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से किस धारा में परिभाषित किया गया है? तो धारा 3 सब क्लॉज 4 के अंतर्गत इसको परिभाषित किया गया है। अब आगे साथियों यहाँ पर देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम धारा 5 से लेकर के धारा 8 तक के जो भी क्वेश्चन बन रहा है उन सभी क्वेश्चन को हम यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की निम्नलिखित में से कौन सी धारा विवाह की शर्तों का प्रावधान करती है? तो साथियों आप सभी को पता है कि धारा 5 के अंतर्गत क्या माना जाता है? सभी शर्तों के बारे में हमको देखने के लिए मिलता है। हिंदू मैरिज एक्ट के पूरे कंडीशंस को यहीं पे डिफाइन किया गया है और ये बार बार क्वेश्चन आप देख सकते हैं उत्तराखंड और AIB के एग्जामिनेशन में पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 किससे संबंधित है? तो ये हिंदू विवाह के शर्तों से रिलेटेड है और अभी आप लोगों ने ऊपर क्वेश्चन को भी ऑब्जर्व किया है। क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत एक विवाह शून्य होता है। कब शून्य माना जाता है किसी विवाह को साथियों? तो शून्य माना जाता है। अब इसके ऑप्शन को अभी हम नीचे देखेंगे। अभी 2 ऑप्शन यहाँ पर दिए हैं, 2 ऑप्शन अभी नीचे आपको देखने को और मिलेंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वही क्वेश्चन सेम इंग्लिश में आ रहा है। इंग्लिश में कह रहा है द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बिकम एप्लीकेबल ऑन। एप्लीकेबल कब हुआ था? तो साथियों 23 का जो आपका करेक्ट आंसर मैंने बताया था 18 मई 1955 को किया गया था। अभी आप लोगों ने हिंदी के क्वेश्चन को यहाँ पे ऑब्जर्व किया था। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। लॉ रिलेटिंग टू द मैरिज एमोंग हिंदूज हैज़ बीन कोडिफाइड अंडर। किसके अंतर्गत किया गया था? तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत इसको क्या किया गया था? कोडिफाई किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not included in the term of Hindu used in Hindu Marriage Act 1955? तो 25 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों सी होगा, क्योंकि यहाँ पे पारसीस को इंक्लूड नहीं किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हैज़ बीन प्रोवाइडेड अंडर। तो कहाँ पे प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप को प्रोवाइड किया गया? तो साथियों सेक्शन नंबर 2G ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप हमको देखने के लिए मिलता है। किसका? हिंदू रिलेशनशिप के अंदर, हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 27, मैरिज ऑफ द हिंदू कोपार्सनरीज विथ अ हिंदू गर्ल और विथ एनी अदर अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के अंतर्गत देखने के लिए मिलता है। तो 27 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। और इसमें कह रहा है हिज स्टेटस एज ज्वाइंट फैमिली मेंबर एंड कोपार्सनरीज इज सस्पेंडेड फॉर सम टाइम। के लिए इसको क्या किया जा सकता है? सस्पेंड भी किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहा है सपिंदा रिलेशंस अंडर द हिंदू लॉ टुवर्ड द फादर एंड द मदर साइड एक्सटेंडेड अप टू। तो ये 28 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये सी वाला होगा। 5 जनरेशन पिता की तरफ से होता है, 3 जनरेशन माता की तरफ से होता है। ये सिंपल इसका आंसर है और इसी आंसर को आपको लर्न करना और यही आंसर आपको मार्क भी करना। क्वेश्चन नंबर 29 की हम बात करते हैं। हिंदू लॉ डज नॉट अप्लाई टू द पर्सन हु इज अ हिंदू बाय। हिंदू किस तरह से हुआ है? तो वो जो हिंदू है नन ऑफ द एबो, बर्थ से भी हिंदू हो सकता है, कन्वर्जन से भी हिंदू हो सकता है और रिकन्वर्जन के साथ भी वो क्या हो सकता है? वो हिंदू हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहा है सपिंदास रिलेशन इज प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप अंडर हिंदू लॉ। कब होता है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर सी होगा। मे ओवरलैप ईच अदर, अगर ये ओवरलैप कर रहा है ईच अदर को तब किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 31 को देखिए। इन रिगार्ड टू अ हिंदू मैरिज सपिंदा रिलेशन ऑफ एनी पर्सन इज काउंटेड अप टू। किस प्रकार से इसको काउंटेड किया जाएगा? तो बोथ ए एंड बी, ए में 5th जनरेशन और मीन्स की फादर के तरफ से, फादर एंसेस्टर की तरफ से 5th जनरेशन और मदर एंसेस्टर के तरफ से 3 जनरेशन तक इसको काउंट किया जाता है।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 में, इन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 डिग्री ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप डिफाइंड अंडर, तो कहाँ पे इसको डिफाइन किया गया है? तो साथियों अभी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, जो आप लोगों ने वहाँ पे 32 नंबर का क्वेश्चन देखा था, तो उसका डी वाला करेक्ट आंसर होगा। वह विधि हिंदू अधिनियम धारा 5 की सब क्लॉज 1, क्लास 4 और क्लास 5 के अंतर्गत उल्लंघन होता है। तो ये बिहार जे 2018 का भी ये क्वेश्चन रहा है। क्वेश्चन नंबर 33 की बात करते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 के अधीन निम्नलिखित में से कौन सी विवाह की शर्त नहीं है? किसको शर्त सही नहीं माना गया है? तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर होगा। यह दुल्हन 18 वर्ष से कम है, उसके अभिभावक की सहमति प्राप्त कर ली है, ये नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत उपबंधित किया गया। क्या उपबंधित किया गया साथियों? तो एक विवाह के बारे में ही हिंदू अधिनियम के अंतर्गत उपबंधित किया गया है, 2 विवाह के बारे में नहीं किया गया। हिंदू विवाह है, हिंदू क्या होता है? हिंदू विवाह कैसा होता है? शून्य और दंडनीय होता है। हिंदू जो द्विविवाह होता है वो दंड भी होता है, दंडनीय भी होता है और साथ साथ शून्यकरणीय भी होता है। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत हिंदू विवाह के लिए संस्कार का प्रावधान किया गया है? तो साथियों कहाँ पे किया गया? तो धारा 7 के अंतर्गत इसको संस्कार का प्रावधान किया गया। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं, क्या हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 7 के अंतर्गत सप्तपति बाध्य है? तो जी नहीं, बिल्कुल इस प्रकार का कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि आपको सप्तपति करेंगे तभी आपकी शादी को कंफर्म माना जाएगा, वरना नहीं कंफर्मेशन माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से समारोह अनिवार्य हैं? तो कौन से समारोह अनिवार्य हैं? तो सप्तपति समारोह जो होते हैं अनिवार्य होते हैं, लेकिन इतना भी अनिवार्य नहीं होते हैं कि अगर आप इसको नहीं करेंगे तो आपकी शादी को इनवैलिड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं, प्रतिषेध डिग्री से संबंधित नियम किस सिद्धांत पर आधारित हैं? तो साथियों जो विजातीय विवाह होते हैं इसी पे ये आधारित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में हम देखते हैं, कह रहा है मोहन अपनी बहन की बेटी कृति से शादी कर लेता है। इस प्रकार की शादी को क्या माना जाएगा? शादी मान्य है अगर प्रथा इसे अनुमति देता है। अगर इस प्रकार का कोई प्रथा है, अगर किसी तरह की अनुमति देता है तो इस शादी को वैलिड मान्य किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं, सपिंड नातेदारी लागू होती है, कहाँ लागू होती है? माँ की तरफ से 3 पीढ़ी तक और पिता की पीढ़ी से 5 पीढ़ी तक ये सपिंड नातेदारी लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 42 की हम बात करते हैं, सपिंड संबंध से संबंधित सिद्धांत निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो साथियों ये बहुबरही विवाह के ऊपर ये लागू होती है। क्वेश्चन नंबर 43 की बात करते हैं, सपिंड संबंध के संबंधी सिद्धांत किस पर आधारित है? तो साथियों ये बरही विवाह का सिद्धांत पर ये क्या होते हैं? लागू होते हैं, और ये यूजीसी के नेट में भी क्वेश्चन में भी ये पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आप इंग्लिश में भी यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बिकम एप्लीकेबल ऑन 18 मई 1955। साथियों यही सेम पीडीएफ यहाँ पे भी क्वेश्चन नंबर 23 वाला लग गया है, इसको आगे करते हैं। आगे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 44 को यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है कि सपिंड नातेदारी पिता और माता की तरफ से विधि में फैला होता है। कितना तक फैला होता है? तो साथियों पिता की तरफ से 5 पीढ़ी तक और माता की तरफ से 3 पीढ़ी तक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। यहाँ पर देखिए, सपिंड संबंध से संबंधित नियम सिद्धांत पर आधारित होता है। कब तक आधारित होता है? जिसको कि हम लोग एक्सग्रोगोगरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है क्वेश्चन नंबर 46 में, एक्सोगैमी के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 का डी वाला करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं, किन्हीं 2 हिंदुओं के बीच संपन्न एक शादी जो एक दूसरे के सपिंड है मान्य होगा। इस प्रकार की शादी को क्या मान्य किया जाएगा साथियों? तो इस प्रकार का जो भी शादी होगा इसको हम लोग मान्य करेंगे। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। यदि रूढ़ी या प्रथा जिसके द्वारा उनमें से प्रत्येक शासित होता है उनके बीच शादी की स्वीकृति देता है, तब इसको इस प्रकार से कहेंगे, अन्यथा नहीं। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं, एक हिंदू विवाह किसके रूढ़िगत आचरणों और संस्कारों के अनुरूप अनुष्ठापित किया जाता है? तो किसके किया जाता है? वर या वधू दोनों के तरफ से, कोई भी हो इनके तरफ से किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वर की तरफ से किया जाएगा, वधू की तरफ से नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को यहाँ पे डील करते हैं, कह रहा है प्रतिसिद्ध डिग्री और सपिंड संबंध है, ये क्या है? एक दूसरे के अति व्यापन ये संबंध माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 की हम बात करते हैं, कोई भी हिंदू विवाह जिसका उचित रूप से अनुष्ठान नहीं किया गया होगा वो क्या होगा? प्रारंभ से ही उस विवाह को क्या माना जाएगा? शून्य माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं, हिंदू विवाह के धार्मिक समारोह का निम्नलिखित में से किस में विस्तार से वर्णन किया गया है? तो कहाँ पे किया गया है? जो
गृह सूत्र है उसी के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया। नेक्स्ट पंजीयन के बारे में हम देखते हैं, जो कि धारा 8 के अंतर्गत हमको देखने के लिए मिलता है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 51 में हिंदू विवाह अधिनियम 1955 को निम्नलिखित में से कौन सी धारा विवाह के पंजीयन से संबंधित है। तो साथियों आप सभी को पता है कि धारा 8 के अंतर्गत ही विवाह को रजिस्टर्ड कराना होता है। क्वेश्चन नंबर 52 की हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में कह रहा है कि धारा 8 हिंदू विवाह अधिनियम हिंदू विवाह के पंजीकरण का प्रावधान करता है। एक विवाह जो हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत संपादित किया गया हो परंतु धारा 8 के अनुसार पंजीकृत न हो तो ये क्या किया जाएगा, किसी भी तरह से विवाह की वैधता को प्रभावित नहीं करेगा। ऐसा नहीं है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत आपने विवाह कर लिया और विवाह का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है तो आपके विवाह को इनवैलिडेट कर दिया जाएगा। इस प्रकार का कंडीशन हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंतर्गत नहीं लगाया है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 90% लोग अपने विवाह का रजिस्ट्रेशन कराते ही नहीं है, लेकिन कराना चाहिए, ये अनिवार्यता की श्रेणी में आना चाहिए। बात करते हैं फिर यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में, इंग्लिश वाले क्वेश्चन में। तो 33 वाला क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड कंडीशंस ऑफ द मैरिज के बारे में बात कर रहा है। तो 33 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों, यहाँ पे सी वाला आपका करेक्ट आंसर होगा। धारा 5 के अंतर्गत आपको देखने के लिए मिल रहा है। क्वेश्चन नंबर 34 सेक्शन 5 सब क्लॉज 1 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 प्रोवाइड किस चीज़ के बारे में हमको प्रोवाइड करता है। तो साथियों ये मोनोगेमी के बारे में हमको प्रोवाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 35 की हम बात करते हैं। 35 में कर रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग कर रहा है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ वैलिड मैरिज, किसको हम लोग इसको वैलिड मैरिज नहीं मानते हैं। तो 35 का आपका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी वाला होगा, दैट ईदर पार्टी इज ऑफ अ बैड कैरेक्टर की नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। अंडर हिंदू लॉ मैरिज इज अ सेक्रामेंट, हिंदू लॉ के अंतर्गत जो मैरिज होता है साथियों वो सेक्रामेंट के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट अ वाइड मैरिज, किसको हम वाइड मैरिज के अंतर्गत नहीं रखते हैं साथियों। तो द ईदर पार्टी इज ऑफ ए बैड कैरेक्टर अगर है तो इसको हम वाइड मैरिज के अंतर्गत नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 38 आ जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 38 में हमारा कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट हैज़ फिक्स द मिनिमम एज ऑफ मैरिज बॉय एंड गर्ल की बात कर रहा है। तो 38 का आपका करेक्ट आंसर डी है, ऑल ऑफ द एबव की बात कर रहा है। मीन्स ऑल ऑफ द एबव में द चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी है, द हिंदू मैरिज एक्ट भी है, द स्पेशल मैरिज एक्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 39 की हम बात करते हैं। अ हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी रिट्स एंड सेरेमनीज ऑफ। क्वेश्चन नंबर 39 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों ये डी होगा। ईदर पार्टी ब्राइड एंड ब्रिडग्रूम देयर टू, दोनों लोगों के बारे में भी ये बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 की हम बात करते हैं। अ मैरिज सोलमनाइज्ड बिटवीन एनी टू हिंदू हु आर सपिंदा ऑफ ईच अदर सेल बी वैलिड, अगर इस प्रकार से किस प्रकार से इनको वैलिड माना जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है 40 का करेक्ट आंसर आपका ए होगा। द कस्टम्स और यूजेज गवर्निंग ईच ऑफ देम परमिट्स ए मैरिज बिटवीन द टू के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में हम बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 41 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पे कह रहा है सपिंदा रिलेशंस इंक्लूडिंग रिलेशनशिप बाय, किसके रिलेशनशिप के इंक्लूड के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे कर रहा है ऑल ऑफ द अबव, हाफ और यूटराइन ब्लड की बात करता है, फुल ब्लड की बात करता है और एडॉप्टेशन के बारे में भी बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। इन हिंदू मैरिज ब्राइड एंड ब्राइड ग्रूम हैज़ टेकन 2.5 स्टेप मीन्स की 2.5 स्टेप राउंड ऑफ द होली फायर मैरिज इज, यहाँ पे मैरिज क्या होगा, यहाँ पे जो मैरिज होगा साथियों ये वैलिड मैरिज माना जाएगा, इनवैलिड मैरिज नहीं माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा है कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का ये क्या है, डज नॉट प्रिस्क्राइब द सेरेमनीज रिक्विजिट द सेलेमनाइजेशन ऑफ मैरिज बट लीव it to the parties to the choose of the form of ceremonial marriage which is in accordance with the customs or uses applicable to the either party। जो दोनों पार्टीज के जो मैरिज के सेरेमनीज है वो इनके ऊपर क्या होने चाहिए, वो इनके ऊपर एप्लीकेबल होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 को देखिए। अंडर सेक्शन 7 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अ हिंदू मैरिज में बी सोलमनाइज्ड अकॉर्डिंग टू द कस्टमरी रिट्स एंड सेरेमनीज की बात कर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 44 का जो करेक्ट आंसर होगा आपका साथियों बी होगा, ईदर ऑफ द पार्टीज की बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करते हैं। सेकंड मैरिज कैन बी प्रूव्ड, जो सेकंड मैरिज होता है उसको किस प्रकार से प्रूव्ड किया जा सकता है। तो 45 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा बी होगा, बाय द एसेंशियल रिट्स एंड सेरेमनीज हैज़ बीन टेकन प्लेसेस के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 46 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है सपिंदा रिलेशन इज क्रिएटेड, सपिंदा रिलेशंस को कैसे क्रिएट किया जा सकता है। तो 46 में आपको बता दिया गया है बोथ ए एंड बी के द्वारा सपिंदा रिलेशन क्रिएट किया जा सकता है। माता के तरफ से 3 जनरेशन और पिता के जनरेशन की तरफ से 5 जनरेशन होगा, तभी यहाँ पे सपिंदा रिलेशंस के बारे में हमको देखने के लिए मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 47 की हम बात करते हैं।
सपिंदा रिलेशन एक्सटेंडेड अप टू, कहाँ तक सपिंदा रिलेशन को हम एक्सटेंड कर सकते हैं? तो साथियों इसका बी करेक्ट है, फिफ्थ जनरेशन थ्रू मदर। फिफ्थ जनरेशन मदर की तरफ से नहीं, फिफ्थ जनरेशन टू द फादर की तरफ से होगा और थर्ड जनरेशन टू द मदर की तरफ से होगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं। रूल्स रिलेटिंग टू द सपिंदा रिलेशंस आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, किस प्रिंसिपल्स पे ये बेस्ड होते हैं? तो साथियों ये जो एक्सोगेमी होता है उसी एक्सोगेमी प्रिंसिपल पे ये बेस्ड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को हम देखते हैं। इफ पार्टीज टू अ हिंदू मैरिज आर सपिंदा टू ईच अदर द मैरिज इज, यहाँ पे जो मैरिज होगा क्या हो जाएगा साथियों? तो यहाँ पे जो मैरिज होगा वो वाइड मैरिज होगा। क्वेश्चन नंबर 50 की हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग सेरेमनीज इज आर ओब्लिगेटरी अंडर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 फॉर अ वैलिड मैरिज। तो क्वेश्चन नंबर 50 का जो आपका करेक्ट आंसर होगा साथियों वो सी वाला होगा। कस्टमरी रिट्स एंड सेरेमनीज ऑफ ईदर पार्टीज के बारे में बात कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 51 की बात करते हैं। अंडर विच सेक्शन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 द प्रोविजन रिलेटिंग टू द रजिस्ट्रेशन ऑफ अ मैरिज इज गिवन, कहाँ पर दिया गया है? तो साथियों सेक्शन नंबर 8 के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में बताया गया। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज हैज़ बीन मेड कंपल्सरी बाय द हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अंडर, किसके अंडर ये किया गया है साथियों? तो ये सेक्शन नंबर 8 के अंतर्गत कंपल्सरी किया गया है, बट काफ़ी लोगों के द्वारा हिंदू मैरिज एक्ट के अकॉर्डिंग अपने मैरिज को रजिस्टर नहीं कराया जाता है। तो साथियों यहाँ तक मैंने 50 से लेकर के 52 क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कराया, हिंदी में भी मैंने सॉल्व कराया और साथ साथ इंग्लिश में भी मैंने सॉल्व कराया। साथियों इसके बाद के जो भी क्वेश्चन होंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में लेकर के आएंगे। अगर आप लोग का जिस प्रकार से रिकमेंडेशन आएगा, हिंदी को अलग करके कराना होगा तो हिंदी को अलग करेंगे, इंग्लिश को अलग करके कराना होगा तो इंग्लिश को अलग करेंगे। जिस प्रकार से जैसा आप लोग का रिकमेंडेशन आता है कमेंट सेक्शन में, उसी रिकमेंडेशन के आधार पर हम ये काम करेंगे। साथियों नेक्स्ट वर्क जो भी हमको करना होगा वैसे ही करेंगे। साथियों इस वीडियो को आप काफ़ी दूर तक प्लीज़ इसको पहुंचाने का कोशिश करिएगा, सेवरल ग्रुप्स में इसको शेयर करने का भी कोशिश करिएगा। और एक रिक्वेस्ट आपसे और है कि अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। साथियों इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।